टू स्टार्ट विद हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल का बेसिक जुरिस्प्रूडेंस हमने कल पढ़ा था, if you remember, and we have understand that when I talk about historical school focuses about study the law in past. We have understand basic propounder. This is school is Savigny. He is the one of the main jurist. बट कुछ और भी जुरिस्ट है जिसको हमने पढ़ने की कोशिश की थी आउट ऑफ दैट, जिसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बट वो यहाँ पढ़ते हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट ऑफ देम इज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। ही एग्जिस्टेड, इनकी एग्जिस्टेंस है 1689 से लेके 1755 के बीच में। मैंने शायद आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आल्सो कि मॉन्टेस्क्यू इज अ प्रीकर्सर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। दैट इज ही समवन who is before historical school who has written about historical schools, है ना। दो हिस्टोरिकल स्कूल स्टार्ट्स विद सेविग्नी, बट ये कुछ राइटर्स हैं, दो या तीन, एडमंड ब्रूक, हुगो और मॉन्टेस्क्यू, जो हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में कुछ व्यू करते हैं, कुछ डिपिक्शंस देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट मॉन्टेस्क्यू, he has not given very big theory about historical school. What he says, ये कहते हैं, इनको बोलते हैं प्रीकर्सर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। बेसिकली सोशियोलॉजी में इनको पढ़ेंगे हम अच्छे से, है ना। इट्स अ प्रीकर्सर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। बोलते क्या है, कहते हैं लॉ डेवलप एंड लॉ इज क्रिएटेड फ्रॉम द फ्रॉम अ रिजल्ट ऑफ अ लोकल क्लाइमेट एंड लोकल सर्कमस्टेंसेस। तो इ- इनको हिस्टोरिकल स्कूल में क्यों डाला है? स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ पढ़ा है। टॉक अबाउट टॉक अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लॉ। और क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकली जो लॉ है वो डेवलप होता है कैसे? ड्यू टू द लोकल क्लाइमेट एंड लोकल सर्कमस्टेंसेस। तो लोकल क्लाइमेट और लोकल सर्कमस्टेंसेस से हिस्टोरिकली लॉ डेवलप। इट इज मॉन्टेस्क्यू, और इसीलिए इनको हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ते हैं। और कोई बात नहीं कही है इन्होंने, ना ही हमें कुछ और पढ़ना है। बट मॉन्टेस्क्यू को हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी इनको हिस्टोरिकल स्कूल में काउंट किया जाता है। दो हिज jurisprudence is more focus upon sociological development, बट इनको हिस्टोरिकल स्कूल में पढ़ा जाता है क्योंकि इज अ प्रोफाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, क्योंकि हिस्ट्री की बात कर, इसलिए इनको हिस्टोरिकल स्कूल में डाल दिया है। इनको सोशोलॉजिकल स्कूल में भी डाला गया है, तो वहां भी इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक। अनदर इंपॉर्टेंट jurists ऑफ दिस स्कूल इज एडमंड। इनमें कुछ ऐसा नहीं है जो हमें पढ़ना है या समझना है, हम सेविग्नी पे फोकस करेंगे। सेविग्नी एंड हेनरी मैन एंड पूछताछ तीन इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। एडमंड ब्रूक, अगेन दिस इज अगेन समवन बिफोर सेविग्नी, ठीक है। 1917, सॉरी,
1729 से लेके 1797 तक ये एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एडमंड ब्रूक का फोकस्ड है, वो कहता है custom and traditions of an individual result into the growth of the law. तो बोलते हैं लॉ का डेवलपमेंट कर सकते हैं, लॉ इज द आउटकम ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। कस्टम, व्हाट दे आर सेइंग, एडमंड ब्रूक क्या कहता है, कहता है लॉ डेवलप ग्रेजुअली, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। तो कह रहे हैं ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक प्रोसेस का आउटकम है, ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ है ना। लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक डेवलप। वो क्या कहता है इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ द लॉ यू मस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ लॉ। एडमंड ब्रूक, और इसीलिए इसको हिस्टोरिकल स्कूल में डाला है। कहते हैं फॉर फ्यूचर हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, है ना। तो कहते हैं फ्यूचर के लिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फ्यूचर यू मस्ट अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑल्सो। इसी वजह से इसको हिस्टोरिकल स्कूल में डाला गया। एडमंड ब्रूक कहता है कि बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करें, एडमंड ब्रूक क्या कह रहा है, कहते हैं नो स्कीम्स कैन बी या could be made for future without studying the lesson from learning the lesson from the past। कहते हैं उसकी थ्योरी है, वो उसकी क्या कहते हैं, नो स्कीम्स ऑफ फ्यूचर कैन बी डेवलप्ड विदाउट assimilating lesson from past। तो कह रहे हैं जब तक पास्ट से आप लेसन नहीं सीखोगे आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर सकते। लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। एडमंड सिंपल, नथिंग है। तो मॉन्टेस्क्यू और एडमंड बुक अगर देखो तो मॉन्टेस्क्यू कह रहे हैं लोकल क्लाइमेट, लोकल सर्कमस्टेंसेस, ये बोलते हैं लोकल कस्टम एंड लोकल ट्रेडिशन आर द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, अनदर थर्ड पर्सन, हुगो, इन्होंने भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। हीगो हुगो सो सिंपल, कहते हैं लॉ डेवलप लाइक अ लैंग्वेज एंड हैबिट ऑफ इंडिविजुअल, ये लैंग्वेज और हैबिट। जैसे जैसे ही लैंग्वेज और हैबिट को डेवलप किया गया है, धीरे धीरे people start learning language, he have developed the habit, so the law has also developed with the language and with the habit itself, ठीक है। और जैसे ही कह रहे हैं इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ lies in acceptance
regulation and observation. ठीक है, बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी. So if you see Montesquieu, Hugo, Edmund Burke, and Hugo, all three are not doing something great upon historical school, but they are being put into historical school. इसलिए उनको पढ़ना है. हिस्टोरिकल स्कूल में वो ज्यादा बड़ी थ्योरी कोई थ्योरी देते ही नहीं, बेसिकली दे सिंपली गिव अ स्टेटमेंट, है ना. तो मॉन्टेस्क्यू स्टेटमेंट देता है कि भैया लॉ हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. तो लोकल कस्टम्स एंड लोकल ट्रेडिशंस एडमंड ब्रूक बोलता है. इफ यू सी Montesquieu कहता है it is developed from the local climate and local circumstances. Whereas if you see Hugo is saying it is developed from the local habits and the local language. है ना. एक ही डेफिनेशन को तीन अलग अलग लैंग्वेज, तो अगर एक बोल रहा है कस्टम एंड सर्कमस्टेंसेस, एक बोल रहा है लैंग्वेज एंड हैबिट्स, और दूसरा क्या बोल रहा है, क्लाइमेट एंड सर्कमस्टेंसेस. दूसरा क्लाइमेट की बात. तो these three have not given any big definition. यहाँ पे किसी को तीनों को कुछ डिफरेंस समझना है तो, क्योंकि आई वांट टू मूव इनटू सेविग्नी, who is the founder of historical school. Savigny is the founder of this one, propounder of historical school, है ना. The founder of historical school, father of historical school, which is important for us. अगर हम सेविग्नी की जुरिस्प्रूडेंस की बात करें, तो ये क्या इसकी जुरिस्प्रूडेंस, स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ, ये क्या पे फोकस करेगा, स्टडी डेवलपमेंट ऑफ लॉ. सेविग्नी हमेशा डेवलपमेंट ऑफ लॉ. अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें, लीगल थ्योरी, तो उनकी लीगल थ्योरी को बोलते हैं वॉल्केस्ट. क्या बोलते हैं, केस्ट. नेम ऑफ देयर थ्योरी इज वॉल्केस्ट, और वी कैन से थ्योरी ऑफ historical evolution, not social evolution. Social evolution or theory of historical evolution. है क्या चीज, सेरेनी कहते क्या है, ये इंपॉर्टेंट. तो इस जुरिस्प्रूडेंस इज वेरी सिंपल. क्या बोलते हैं, सेवेग्नी को अगर हम समझने की कोशिश करें, सेवेग्नी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1979 से लेके 1861 के बीच में, है ना. 1979 से लेके 1861 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब कहते क्या है सेवेग्नी, सेवेग्नी कहते हैं कि हाउ लॉ डेवलप, वो बोलते हैं क्या कहते हैं, लॉ डेवलप का एक प्रोसेस है. अगर उनकी थ्योरी को समझने की कोशिश करें, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्योरी, कहते हैं लॉ डेवलप फ्रॉम वॉल्केस्ट. ये इनकी थ्योरी की एक सिंपल लैंग्वेज है. कहते हैं लॉ डेवलप फ्रॉम वॉल्केस्ट, और वी कैन से वॉल्केस्ट इज द सोर्स ऑफ लॉ. वॉल्केस्ट इज द सोर्स ऑफ लॉ. कहते हैं लॉ का जो सोर्स है वो क्या है, वॉल्केस्ट है. अब वॉल्केस्ट क्या है वो समझेंगे बात को. ये अपनी जुरिस्प्रूडेंस को समझते हैं. क्या कहते हैं, कहते हैं सबसे पहले सोसाइटी जो होगी, सबसे पहला काम क्या होगा सोसाइटी में, सोसाइटी विल डेवलप द कॉमन कॉन्साइंस.
अपनी कॉमन कॉन्साइंस यानी कि कॉमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करेगी, है ना। तो कॉमन कॉन्साइंस को डेवलप करेगी या कॉमन कॉन्शियसनेस को डेवलप, दिस पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस कॉमन कॉन्शियसनेस। तो सोसाइटी आएगी एग्जिस्टेंस में, सोसाइटी कॉमन कॉन्शियसनेस को डेवलप करेगी। कॉमन कॉन्शियसनेस यानी कि एनीथिंग विच इज गुड फॉर एवरीवन। इफ आई टॉक अबाउट कॉमन कॉन्शियसनेस, दैट इज आइडिया ऑफ आइडिया दैट इज कॉमनली गुड फॉर एवरीवन, है ना। तो स्टेट विल सबसे पहले क्या, स्टेट का जब भी ओरिजिन होगा, सेविक ने क्या कहते हैं, व्हेनेवर स्टेट विल ओरिजिनेट, वो सबसे पहले क्या डेवलप करेगी, एक कॉमन कॉन्शियसनेस को, कॉन्शियस को डेवलप कर देगी। पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दिस कॉमन कॉन्शियसनेस। वो कॉमन कॉन्शियसनेस को फॉलो करने पड़ेगी। व्हाई दे स्टार्ट फॉलोइंग इट, बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन। व्हेन पीपल स्टार्ट फॉलोइंग दिस कॉमन कॉन्शियसनेस, है ना, दिस कॉमन कॉन्शियसनेस विल बिकम अ मोड ऑफ बिहेवियर। होगा क्या, दिस विल बिकम मोड ऑफ बिहेवियर, दैट इज पर्सन विल स्टार्ट बिहेविंग इन दिस मैनर नाउ। तो धीरे 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 जब इस पे काम करने लगेगा वो अपनी कॉमन कॉन्शियसनेस पे, तब क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, दिस बिकम अ मोड ऑफ बिहेवियर, दैट इज सोसाइटी विल स्टार्ट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो क्या करेगी, वो पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करने लगेगी। तो क्या बोल रहे हैं, पहले सोसाइटी आएगी, सोसाइटी एक कॉमन कॉन्शियसनेस डेवलप करेगी, उस कॉमन कॉन्शियसनेस को लोग फॉलो करेंगे, फॉलो करने की वजह से वो कॉमन कॉन्शियसनेस उनकी प्रैक्टिस में आ जाएगी, उनका मोड ऑफ बिहेवियर हो जाएगा, उनका कंडक्ट बन जाएगा। ऐसा ही तो होता है, हम चीख के बात करते रहे फिर हमारे चीख के बोलने की आदत हो जाती है ना। आप नाखून चबाते रहिए चबाते रहिए चबाते रहिए दांतों से, एक दिन आपकी आदत हो जाएगी कि आप दांतों से नाखून चबाएंगे, है ना। आप किसी को डांटते रहिए, आपकी हैबिट होगी, आप सबको डांट लगे। अब क्या होगा, दिस पर्टिकुलर बिहेवियर आने वाले टाइम में क्या बन जाएगा, बोलते हैं दिस पर्टिकुलर बिहेवियर विल टर्न इनटू अ कस्टम। कह रहे हैं जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस हुई वो कस्टम का हिस्सा बन जाए, इट विल बिकम कस्टम्स। ठीक है, कस्टम बनने के लिए तुम्हें पता ही है क्या, दैट इज इट, इफ इट रिमेन अनडिस्प्यूटेड, इफ इट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड, है ना, अगर ये चैलेंज नहीं हुई और ये प्रैक्टिस में लगातार रहती रही तो ये कस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कस्टम क्या बनेगा, नाउ बिकम लॉ, दिस कस्टम विल बिकम लॉ। बोलते हैं आखिरी में ये कस्टम लॉ बन जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, तो बेसिकली बोलते हैं लॉ कैसे बना, अगर आपको ये जानना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड लॉ, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बताइए कहाँ जाना पड़ेगा, कॉमन कॉन्शियसनेस में जाना, पीछे, सबसे पीछे, कॉमन कॉन्शियसनेस, आपको इस कॉमन कॉन्शियसनेस में जाना,
इस कॉमन कॉन्शियसनेस को ही वो बोलता है वॉल्केस्ट। ठीक है, दैट इज वॉल्केस्ट। तो कहता है लॉ हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम वॉल्केस्ट। तो व्हाट शुड बी द लॉ ऑफ द सोसाइटी? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ द सोसाइटी यू हैव टू सी बैक कि हाउ अ कस्टम हैज डेवलप्ड, how a custom has turned into behavior, how behavior has been developed from common consciousness. तो कहते हैं law has coming is coming from the common consciousness. Basically, what Savigny is saying, Savigny is saying law is not made, rather found in the society. बोलता है law is not created, or rather found in society. इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज बताइएगा, किसी को यहां तक कोई सवाल है नहीं? व्हाट इज वॉल्केइस्ट का मतलब समझ में आ गया? थ्योरी ऑफ वॉल्केइस्ट क्या है ना? लॉ हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमन कॉन्शियसनेस, है ना, कॉमन स्पिरिट ऑफ पीपल। अभी आ रहा हूँ मैं रूम में। क्लियर हुआ नहीं हुआ, प्लीज बताइए, यहां तक क्लियर हुआ नहीं? अब उसके बाद सेविंग नहीं, आगे बढ़ते हैं अपनी experience में। वो क्या कहते हैं? कहते हैं यू कैन नॉट सी लॉ इन अ यूनिवर्सल कैरेक्टर। एक बार वो वोल्केस्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं लॉ कैन नॉट बी सीन इन यूनिवर्सल फॉर्म। कहते हैं इट चेंजेस विद द सोसाइटी। कहते हैं इट हैव इंडिजीनियस करेक्ट, इट हैव, कहते हैं इसका इंडिजीनियस करेक्टर है। ठीक है, व्हेन आई से इंडिजिनियस करेक्टर, दैट मींस ये लोकल नेचर है। दैट इज लॉ हैव अ नेचर, लोकल नेचर। लॉ हैव लोकल नेचर। लॉ का जो नेचर है वो लोकल नेचर का है। व्हाट डू मीन बाय लोकल? कहते हैं हर सोसाइटी की कॉमन कॉन्शियसनेस चेंज है। जहां जहां सोसाइटी चेंज होगी वहां वहां कॉमन कॉन्शियसनेस चेंज होगी, तो फिर लॉ चेंज हो जाए, है ना? तो लॉ चेंज विद सोसाइटी एज कॉमन कॉन्शियसनेस चेंज विद सोसाइटी। दैट मीन्स वो पर्सनल लॉ पे फोकस कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म कोड्स पे बात नहीं करते। उनका फोकस है पर्सनल कोड्स होने चाहिए, हिंदू सोसाइटी के लिए अलग, मुस्लिम सोसाइटी के लिए अलग, क्रिश्चियन सोसाइटी के लिए अलग। क्यों? क्योंकि उनकी कॉमन कॉन्साइंस अलग, है ना? दैट सेइंग लॉ इज नॉट यूनिवर्सल। अगर लॉ यूनिवर्सल नहीं है तो आप उसको कॉमनली अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टेट के अंदर बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज है ना? व्हाट इज सोसाइटी? ग्रुप्स ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर विद अ कॉमन आइडिया। यू नो सोसाइटी, यू नो द मीनिंग ऑफ सोसाइटी, हाँ, है ना? सोशोलॉजिकल स्कूल में पढ़ा होगा, सोसाइटी सोशोलॉजी एज अ सब्जेक्ट की पढ़ाई होगा। चलिए, तो दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो वॉल्किस्ट है सोर्स ऑफ लॉ, दूसरा लॉ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, उस सोसाइटी के साथ चेंज करेगा। तो जो उनसे लोग जिस तरीके का लॉ फॉलो कर रहे हैं उन पे वो जिस तरीके का कस्टम फॉलो कर रहे हैं, या आई कैन से जिस तरीके का कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं वो रहेगा। अब कहते हैं ये जो कॉमन स्पिरिट है, दिस सोसाइटी कीप ऑन डेवलप।
आगे बात कहते हैं सोसाइटी तो डेवलप होती है, जब भी सोसाइटी डेवलप होगी लॉ डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हर बार कॉमन कॉन्सेंस डेवलप होगी, लॉ डेवलप, एंड हेंस वो क्या बोलते हैं, लॉ शैल नॉट बी कोडिफाइड अंटिल सोसाइटी कंप्लीटली डेवलप। कहते हैं लॉ शैल नॉट बी, वो कोडिफाई के अगेंस्ट नहीं है लॉ, मैंने आपको शायद कल ही बताया होगा कि दिस एक्ट, है ना, डो नॉट फेवर कोडिफिकेशन, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि कंप्लीटली डिबार करता है। तो सेविंग में क्या कहता है, लॉ टू बी कोडिफाइड एट द एंड ऑफ द, दैट दे आर नॉट फोकसिंग अपॉन द कोडिफिकेशन ऑफ लॉ एट अर्ली स्टेज। वो बोलते हैं जब सबसे पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरी डेवलप हो जाएगी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप देखेंगे सेविग्नी को, तो सेविग्नी इज मोर फोकसिंग अपॉन कस्टम देन ऑन लॉ। तो सेविग्नी के लिए कस्टम आर ग्रेटर देन लॉ, क्योंकि वो लॉ, कस्टम की वैलिडिटी लॉ से चेक नहीं कर रहा है, वो लॉ की वैलिडिटी कस्टम से चेक कर रहा है। आप देखिए ना, ही इज नॉट सेइंग कि कस्टम विल गेट प्रेवलेंस ओवर लॉ। सेविग्नी कस्टम को लॉ के ऊपर रखता है, लॉ को कस्टम के ऊपर नहीं रखता है। अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, हमारे यहाँ पे लॉ ऊपर करता है ना, कस्टम प्रवेल नहीं करते। वॉलकेस्ट में वो कस्टम को प्रवेल कराता है, बोलता है वही लॉ बनेगा जो कस्टम है। जो लॉ है वो कस्टम चेंज नहीं हो सकता लॉ की वजह से, कस्टम की वजह से लॉ चेंज होगा। जब जब कस्टम चेंज होगा तब तब लॉ चेंज होगा। दिस इज नोन एज थ्योरी ऑफ वॉलकेस्ट। क्लियर हुआ नहीं? किसी को यहाँ तक कुछ पता ही है प्लीज? वो तो लॉयर के लिए ही बोलते हैं, पता है। सेवेगनी कहता है लॉयर्स आर नथिंग बट द माउथ पीस ऑफ पॉपुलर कॉन्साइंस। उसकी बहुत फेमस कोट है, कहते हैं लॉयर्स आर द माउथ पीस ऑफ वॉलकेस्ट। कहते कुछ नहीं है, लॉयर वॉयर कुछ नहीं होता है, वो वॉलकेस्ट की तो माउथ पीस है, वॉलकेस्ट है वही तो बताते हैं। लेजिस्लेचर, हाँ, बट यस, ही पुट लॉयर्स एंड जजेस अबव द लेजिस्लेचर। वो जजेस को और लॉयर को लेजिस्लेचर के ऊपर रखता है, बोलता है जजेस और लॉयर जो है वो लेजिस्लेचर से बड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये वॉलकेस्ट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, और लेजिस्लेचर वॉलकेस्ट को छुपा भी सकता है, चेंज भी कर सकता है, डिस्टर्ब भी कर सकता है। ठीक है, तो लॉयर्स आर द माउथपीस ऑफ वॉलकेस्ट। कितनों को समझ में आया प्लीज बताइए? सेविंग नहीं क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज? सेविंग नहीं किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ प्लीज? नहीं हुआ क्लियर? जिसको क्लियर नहीं हुआ वो बता दीजिए, है ना। सवाल है? यस, आकांक्षा वाला पूछिए। सर ये जो कस्टम ओवर लॉ बोला है सर, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझ सकते हैं? और सर इसका प्रेजेंट सिचुएशन में क्या यूज हो सकता है? देखिए ना, समझिए, बहुत बहुत सिंपल सी बात है। सपोज, बहुत सिंपल सा सिचुएशन है। कस्टम है मैरिज का, सप्तापति। यू नो व्हाट इज सप्तापति? जी सर। सप्तापति से कस्टम 7 फेरे लेते। सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? सेरेमनीज ऑफ मैरिज, कोई भी सेरेमनी। सेवन में क्या कहता है? लॉ वो होगा
जो कस्टम होगा, और तभी तो आपको सेवरेटम प्रोवाइजो मिलता है। क्या मिलता है? वेयर सप्तापति इज देयर, सप्तापति इज देयर, है ना, इट इज मैंडेटरी। लोग कहते हैं जहां पे कस्टम सप्तापति का, हम आपको बोल रहे हैं आप कोई भी सेरेमनी करिए, यानी कि आप सीधा रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा है, बट जहां पे सप्तापति है वहां पे सप्तापति प्रवेल होगा लॉ के ऊपर, यानी कि कस्टम विल प्रिवेल होगा, यानी कि लॉ विल इवॉल्व एज पर दी कस्टम्स। तो बहुत सारे हिंदू लॉ के अंदर आपको मिलेगा एज पर दी कस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपको सेम देखने मिलेगा, यू कैन नॉट मैरी इनटू प्रोबेटरी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, और यू कैन नॉट मैरी बिटवीन सापिंडा, पर वहां पे भी लिखा है सब्जेक्ट टू द कस्टम। यानी कि लॉ सेविग्नी जो कह रहा है कॉमन कॉन्शियसनेस पे डेवलप हो रहा है। तो कॉमन कॉन्शियसनेस क्या है? नॉर्थ इंडिया की कॉमन कॉन्शियसनेस है कि गोत्र के अंदर शादी नहीं करेंगे, एक पिंड के अंदर शादी नहीं करेंगे। बट केरला के जो हिंदूज है उनकी कॉमन कॉन्शियसनेस वो नहीं है। लॉ उनकी कॉमन कॉन्शियसनेस को रिकॉग्नाइज करता है, कह रहे नहीं, जहां पर ये कस्टम है कि दे कैन मैरी बिटवीन दी सप्तापति और प्रॉपर्टी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, वहां पे उनकी मैरिज वाइड नहीं होगी, मियरली ऑन द बेसिस ऑफ सप्तापति और प्रॉपर्टी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। जी सर। क्लियर हुआ? जी सर। सारा कुछ लगता है, तुम जोन सी थ्योरी बोलोगी वो थ्योरी में कहीं ना कहीं लगाई दूंगा। चतुर आदमी हूँ मैं, तुमको पता तो है। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ। अ, सर जैसे जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हम समझते हैं, तो सर जो सप्तपति है वो मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंशन्ड है कि इसके बिना मतलब सेरेमनीज ऑफ मैरिज में, तो सर इसको एज अ लॉ माने या कस्टम माने? नहीं, कहाँ मैरिज है सेक्शन 7 में? ये कहाँ मैरिज? ये बोला हुआ है सेक्शन 7 में सप्तापति इज अ कस्टम, वहां वहां साफ साफ लिखा है वेयर अच्छा। सप्तापति इज अ कस्टम, मैरिज इज टू बी सॉल्वनाइज्ड थ्रू सप्तापति, तो लॉ का है। अगर ये लिखा होता मैरिज टू बी सॉल्वनाइज्ड एट सप्तापति, लॉ तो ऊपर है ना, मैरिज टू बी सॉल्वनाइज्ड विद एनी ऑफ द हस्बैंड्स एनी ऑफ द पार्टीज सेरेमनीज, वो है लॉ। जी प्रोवाइजो सर। तो कस्टम ओके सर। है ना, कोई चीज थैंक लिखने से लॉ थोड़ी बन जाती है। नीड अ डिक्टेशन ऑन दिस, कैप्टन मूव कर देना। आप बोलेंगे डिक्टेशन तभी करूंगा, बिकॉज ये मेंस में तो होता नहीं है। इफ यू से यस सर डिक्टेशन चाहिए मैं कर दूंगा, इफ यू वांट से कि नहीं नहीं कोई जितने हो जाएगा, हाँ, ठीक है, कोई नहीं बोल रहा इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट इज हेनरी मैन, अनदर इम्पोर्टेंट। अच्छा, सेवेग्नी की एक बात मैं तुमको बताना भूल गया, मतलब मेरे को वैसी लॉ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक पीटी का क्वेश्चन बन जाता है सेवेग्नी की, अगर आप देखेंगे तो 1979 से 1861 रहे हैं ये। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, कोई बताएगा? साइंस साइड से कौन है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी, कोई बता सकता है? थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है डार्विन ने। साइंस में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी है डार्विन, कौन सी ईयर में दी है? इन ईयर 1861 के आसपास ही कहीं दी है, ठीक है। और सेविग्नी ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कब दे दी है? इन्होंने लॉ की दी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लॉ किसने दी? सेविग्नी ने। कब दी है? अप्रोक्सीमेटली 1981 या 82 के आसपास, 81 लेते हैं, बल्कि हाँ 1980 के पास है ना, 18 1840 के आसपास में, इसके आसपास ही थी आई रिमेम्बर, 1840 के आसपास थी, क्योंकि 1860 में तो मर गई, 1840 के आसपास थी। तो सेविग्नी ने एवोल्यूशन के बारे में डार्विन से पहले बात कर ली है, इसलिए सेविग्नी को कहा जाता है, सेविग्नी इज नोन एज, सेविग्नी को कहा जाता है डार्विन बिफोर डार्विन, डार्विन बिफोर डार्विन। सेविग्नी को डार्विन बिफोर डार्विन भी कहा जाता है, इज नोन एज डार्विन बिफोर डार्विन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर इज हेनरी मैन। पक्का किसी से कोई और वो सवाल तो नहीं है ना? हेनरी मैन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस है इनकी जूरिस्प्रूडेंस,
इनकी जुरिस्प्रूडेंस को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। एंथ्रोपोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। इनकी जुरिस्प्रूडेंस को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस? दैट मींस ही स्टडी लॉ इन हिस्ट्री, वेरी सिंपल। लीगल हिस्ट्री की अगर बात करूं तो इनकी लीगल हिस्ट्री है थ्योरी ऑफ स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। थ्योरी ऑफ स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव टू स्टैटिक। इनकी थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी टू प्रोग्रेसिव टू स्टैटिक सोसाइटी। स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव टू स्टैटिक सोसाइटी पढ़ते हैं, इनकी थ्योरी को समझते हैं, बड़ी अच्छी थ्योरी है। इनको कहा जाता है, ही इज फेमसली नोन एज सोशलिस्ट डार्विन, है ना, या सोशल डार्विनिस्ट इनको बोला जाता है। इनको इस नाम से जाना जाता है, सोशल डार्विनिस्ट। इज नोन एज सोशल डार्विनिस्ट, इनको सोशल डार्विनिस्ट के नाम से समझते हैं। क्या है इनका एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब हमें पता है, दैट इज लॉ डेवलप्ड फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलप का मतलब होता है कि लॉ डेवलप लाइक अ ह्यूमन बीइंग। लॉ डेवलप लाइक अ ह्यूमन बीइंग। तो इनका फोकस होने वाला है कि लॉ ह्यूमन बीइंग की तरह डेवलप हुआ, जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुआ ऐसे डेवलप। ये अभी कहते क्या है? ये सोसाइटी को स्टडी करते हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पढ़ते हैं, ह्यूमन बीइंग का क्या कहते हैं? कहते हैं जब सोसाइटी का डेवलपमेंट, कह रहे हैं सोसाइटी की तीन फेजेस हैं। सोसाइटी तीन फेज में जाती है, फेज वन, फेज टू एंड फेज वन विल टर्न इनटू फेज टू एंड फेज टू विल टर्न इनटू फेज थ्री, है ना। ये फर्क, फेज वन को उन्होंने बोला है स्टैटिक सोसाइटी, है ना। फेज वन को बोला है उनको स्टैटिक सोसाइटी। तो वो क्या कहते हैं सबसे पहले ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी विल बी स्टैटिक। तो क्या बोलते हैं? ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इट विल बी स्टैटिक। ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इट विल बी स्टैटिक, इसका मतलब क्या हुआ? कहते हैं एट द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी द पीपल will be will having a value as per their status, that is member of society will be recognized as per their status। कहते हैं लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा किस बेसिस पर? स्टेटस के बेसिस। दैट इज पीपल विल हैव द पोजीशन इन द सोसाइटी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलेक्ट। क्या बोलते हैं? इस फर्स्ट फेज की बात करते हैं, पीपल इन सोसाइटी, और आई कैन से मेंबर ऑफ द सोसाइटी will not have
their position, will not have their position as per intelligence. People will not have the society as per their intelligence, है ना? उनकी जो सोसाइटी है वो इंटेलिजेंस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं की जाएगी। और किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाएगी? दे विल बी रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस बाय बर्थ। क्या की बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाएगी? स्टेटस बाय बर्थ। स्टेटस बाय बर्थ। व्हेन आई से स्टेटस बाय बर्थ, व्हाट डज इट मीन? कौन कौन सी फैमिली में पैदा हुआ? राजा का बेटा राजा, मोची का बेटा मोची, एडवोकेट का बेटा एडवोकेट, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर। दैट मीन्स स्टैटिक सोसाइटी में ये कंसर्न ही नहीं करेंगे कि किसको कितना इंटेलिजेंस है ना? स्टैटिक सोसाइटी यानी कि फर्स्ट फेज में ही इज फोकसिंग अपॉन दैट द पीपल विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेटस ऑफ बर्थ। समझ में आ गया? कहते हैं इस सोसाइटी की खासियत क्या हो? ये बात क्लियर हो गई। स्टैटिक सोसाइटी का मतलब क्या है? क्लियर हो? हाउ मेनी पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्टैटिक सोसाइटी? कहते हैं स्टैटिक सोसाइटी कुछ नहीं है। स्टैटिक सोसाइटी में इट इज एन अर्ली फेज ऑफ द सोसाइटी वेयर पीपल will get recognition not due to their intelligence, rather they will develop their position due to their birth. People will develop the respect due to birth. कहते हैं इस सोसाइटी की खासियत क्या है? इस सोसाइटी में इंडिविजुअल राइट्स नहीं होते, है ना? वेरी लेस, वेरी लेस इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना? लेस, और आई कैन से लिमिटेड राइट्स। इस सोसाइटी में लिमिटेड राइट्स होते हैं, ठीक है? दे हैव लिमिटेड बार्गेन पावर। उनकी लिमिटेड बार्गेन पावर। तो सबसे पहले जब भी कोई भी सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, किसी भी जनरेशन का डेवलपमेंट होगा, कह रहे हैं सबसे पहले स्टैटिक स्टेट आएगी। इस स्टैटिक सोसाइटी के अंदर लॉ अंडर स्टैटिक सोसाइटी। हेनरी मैन कहते हैं स्टैटिक सोसाइटी के अंदर जो लॉ है ना, नॉट मच डेवलप्ड, नॉट मच डेवलप्ड। कह रहे हैं लॉ ज्यादा डेवलप नहीं। कहते हैं इट्स अ डिवाइन लॉ। इस सोसाइटी के अंदर जो लॉ होगा ना, वो कैसा होगा? वो डिवाइन होगा। डिवाइन लॉ। व्हेन आई से डिवाइन लॉ मींस लॉ ऑफ गॉड फोकस करेगा। यहाँ पे कस्टमरी लॉस को ज्यादा फोकस हो। जो कस्टमरी लॉस लॉज है उन पे ज्यादा फोकस है, ठीक है? यहाँ पे जो कोडिफिकेशन है ना, वो भी कस्टमरी कोडिफिकेशन है। क्लियर हुआ नहीं? वापस बताइए। इतनी बात क्लियर हो गई। सबसे पहले स्टैटिक सोसाइटी आएगी। हेनरी मैन कहता है स्टैटिक सोसाइटी की खासियत क्या होगी कि लोग एक साथ रहेंगे, लेकिन शूद्र का बच्चा शूद्र, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, है ना? उनके टाइम
वर्ग, खानसामा का बेटा खानसामा, बारबर का बेटा बारबर, मंत्री का बेटा मंत्री, राजा का बेटा राजा, चपरासी का बेटा चपरासी, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण। स्टेटिक सोसाइटी, यहाँ पे कोई लिबर्टीज नहीं है। लिबर्टीज क्यों नहीं है? दैट मीन्स ब्राह्मण, शूद्र का बेटा ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं कर सकता, चपरासी का बेटा अफसर बनने की कोशिश नहीं कर सकता। इंडिविजुअल लिबर्टीज नहीं है स्टेटिक सोसाइटी। क्या कहता है बिकॉज ऑफ दिस लेस ऑफ इंडिविजुअलिटीज, स्टैटिक सोसाइटी हैव टू बी डेवलप्ड इनटू प्रोग्रेसिव सोसाइटी। कह रहे हैं हर बार स्टैटिक सोसाइटी फेज 2 में आएगी, यानी कि फेज सेकंड, दैट इज सेकंड स्टेज ऑफ द सोसाइटी। कहते हैं सेकंड। हेनरी मैन कहता है कि अगर कोई सोसाइटी स्टैटिक से प्रोग्रेसिव फेज में नहीं गई तो वो कोलैप्स हो जाएगी। एनी सोसाइटी विल नॉट टर्न इनटू प्रोग्रेसिव विल कोलैप्स आफ्टर सम। वो कहता है एनी सोसाइटी which will not cross static stage will collapse। यानी कोई भी ऐसी सोसाइटी जो स्टैटिक स्टेज को क्रॉस नहीं कर पाएगी वो कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स फॉर एग्जांपल मुगल, चोलास, अशोकास, ये सब क्यों कोलैप्स कर गए? क्योंकि कभी प्रोग्रेसिव हुए नहीं, स्टैटिक थे। एनी सोसाइटी विच विल बी स्टैटिक विल कोलैप्स आफ्टर। क्लियर हो गया? फिर सेकंड फेज आएगा। किसी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा प्लीज। किसी को कोई सवाल है या नहीं? समझ भी आ रहा है ये क्लास? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये क्लास ऊपर से जा रही है कुछ लोगों पे? कितने लोगों को ऊपर से जा रही है? सही जल ऊपर से जा रही है थोड़ी बहुत? कितने लोगों का ऊपर से जा रहा है प्लीज? आगे की तरफ मत जाओ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे उतना प्रोस्पेक्टिव समझ समझ के धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड में समझ में आ जाएगा पूरा। जैसे कि तुमको सेवेगनी कितने लोगों को समझ में नहीं आया, नहीं जानना चाहते? सेवेगनी समझ में आया नहीं। हेनरी मैन छोड़ा, हेनरी मैन तो पूरा ही नहीं किया। हेनरी मैन का सिर्फ मुझे इतना जानना है कि व्हाट इज स्टैटिक, यानी कि फेज वन समझ में आ गया नहीं आ गया, फेज वन क्या है? मुझे इतना जानना है कि फेज वन, उसने डेवलपमेंट ऑफ लॉ को कैसे पढ़ा है? मैं तो अभी गया ही नहीं हूँ उस लॉ को, वो क्या कहने वाला है वो मतलब ही नहीं है मेरा। अभी तो वो क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री पढ़ रहा है वो। याद रखना, ये लोग प्रेजेंट लॉ नहीं पढ़ते, ये लोग हिस्ट्री ऑफ द लॉ पढ़ते हैं। लॉ कैसे डेवलप हुआ है वो पढ़ते हैं। तो अगर आप हेनरी मैन को देखें तो हेनरी मैन हमसे कहने वाला है कि लॉ जो डेवलप हुआ है वो डिवाइन लॉ से डेवलप हुआ है, यानी कि लॉ ऑफ कस्टम से डेवलप। तो सबसे पहले कस्टमरी लॉज थे, स्टेटिक सोसाइटी थी, वहां कस्टमरी लॉज होते थे, पहले लोग उसे फॉलो किया करते थे। तो सबसे पहली स्टेज है, कह रहा है कि लॉ में सबसे पहले, किसी भी सोसाइटी में सबसे पहले कौन से लॉज आते हैं? डिवाइन लॉज आते हैं, कस्टमरी लॉज आते हैं, यानी कि लॉज विच पीपल फॉलो बिकॉज ऑफ देयर कस्टम्स। और वो कौन सी स्टेज पे होते हैं? कहते हैं उस समय सोसाइटी, स्टेट जो होती है, सोसाइटी जो होती है, वो अपनी, यहाँ पे जो वर्ड सोसाइटी यूज कर रहे हैं ना, ये स्टेट के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, है ना? स्टेटिक तो कह रहे स्टेटिक सोसाइटी, मैं सोसाइटी वर्ड यूज किया, मैं चाहूँ तो स्टेटिक स्टेट लिख सकता हूँ।
तो कह रहे हैं सबसे पहले स्टैटिक स्टेट वर्ड आती है ना। एक ऐसा ऐसा समाज आता है, ऐसी स्टेट आती है जो स्टैटिक है। स्टैटिक स्टेट क्या करती है? तो ये स्टेजेस ऑफ द स्टेट है ना। तो सबसे पहले स्टैटिक स्टेज है। और स्टैटिक स्टेज क्या है? कहते हैं स्टेज ऑफ बर्थ। कहते हैं जब पहली बार किसी स्टेट का डेवलपमेंट हुआ, तो वहां पे लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया, लोगों को बाइंड किया गया लॉ से। जो बट उनके लिए जो लॉ क्रिएट किया गया ना, वो लॉ ऑफ स्टेटस, यानी कि लॉ ऑफ बर्थ था। दैट मीन्स किसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, किसको कौन से लॉ से ट्रीट किया जाएगा, किसको किस तरीके से स्टेट में बिहेव किया जाएगा, ये कैसे डिसाइड किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। उनकी पैदाइश को, राजा को कौन कौन से लॉस, कौन कौन से प्रिविलेज मिलेंगे, उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे, कौन डिसाइड कर रहा था? बर्थ डिसाइड करती थी, उसका इंटेलेक्ट डिसाइड नहीं करता। तो कोई ब्राह्मण की फैमिली में पैदा हुआ तो उसको सारे ब्राह्मण के बेनिफिट्स हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके कोई भी नॉलेज हो या ना हो। कोई शूद्र में पैदा हो गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसको कितनी नॉलेज हो, कुछ भी हो, ही विल हैव द ट्रीटमेंट्स ऑफ शूद्र। तो उसके ऊपर वही लॉ लगेगी शूद्र वाली। कोई राजा पैदा हो चाहे कितना निकम्मा हो, राजा घर में पैदा हो गया तो उसको राजा वाले ही राइट्स मिलेंगे, उसके ऊपर वही लॉज एप्लीकेबल होंगे, कोई और नहीं। क्लियर हुआ नहीं? तो हेनरी मैन ने सबसे पहले बोला कि सबसे पहली प्रिमिटिव स्टेज ऑफ लॉ जो है वो स्टैटिक स्टेज है, जहां पर समाज इस बात पे फोकस करता है कि कौन कहाँ पैदा हुआ है, और उसके बेसिस पर वो उस पर लॉ अप्लाई करता है। और वो जो लॉ है वो भी कस्टमरी नेचर के हैं, वो भी डिवाइन नेचर के हैं। फिर वो कहता है परंतु वो जो स्टेट है, वो जो स्टेज ऑफ द स्टेट है, फर्स्ट फेज जो है, वो चेंज होना चाहिए। वो चेंज हो गई। अगर चेंज नहीं होगा तो वो सोसाइटी कुछ समय बाद कोलैप्स कर जाएगी। हम उसका एग्जांपल इंडिया में समझ सकते हैं। द बिगेस्ट रीजन ऑफ कोलैप्स ऑफ ऑल किंगडम्स इज दिस, क्योंकि दे नेवर डेवलप फ्रॉम स्टैटिक टू प्रोग्रेसिव। तो अब सवाल आता है, तो कहता है हर लॉ, यानी कि हर स्टेट, देखो ना, ये एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, ये डेवलपमेंट ऑफ लॉ पड़ेगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेट, सोसाइटी। कह रहा है लॉ सोसाइटी के साथ डेवलप हो रहा है। तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होगी वैसे वैसे लॉ डेवलप होगा। तो स्टैटिक सोसाइटी में स्टैटिक लॉ, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में प्रोग्रेसिव। तो कह रहे हैं स्टैटिक सोसाइटी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कन्वर्ट हो। अब व्हाट इज प्रोग्रेसिव सोसाइटी? यहाँ क्या कहता है? कहता है यहाँ पर होगा क्या, प्रोग्रेसिव सोसाइटी क्या है? कहता है नाउ people will be recognized as per the intelligence, not as per the status of birth। कहते हैं रिकॉग्निजेशन। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो रिकॉग्निजेशन है वो कैसी है? वो एज पर दी बर्थ नहीं है। नाउ पीपल आर नॉट बीन रिकॉग्नाइज कि उनकी कहाँ बर्थ है, सॉरी। अब क्या है? एवरी पर्सन इज फ्री, दिस सोसाइटी इज फ्रीडम, पीपल हैव मोर लिबर्टीज, पीपल हैव लिबर्टीज, पीपल हैव राइट टू चूज। इसमें राइट टू चूज है। दैट मीन्स अब क्या हो सकता है? अब डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पढ़ना पड़ेगा और डॉक्टर की डिग्री ऑब्टेन करना पड़ेगी, तभी वो डॉक्टर बनेगा, अदरवाइज। एडवोकेट का बेटा अगर एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको वो एडवोकेट की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना पड़ेगी, अगर नहीं करा तो ही विल नॉट।
क्लियर हुआ नहीं? That means this society is based upon scientific and intellectual development. कह रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा ये प्रोग्रेसिव सोसाइटी है. दिस सोसाइटी विल हैव scientific and intellectual developments. प्रोग्रेसिव सोसाइटी की खासियत क्या है कि वो इंटेलेक्चुअली और साइंटिफिकली डेवलप्ड होगी. ठीक है, यहाँ पे लोगों को वो मौका मिलेगा. दैट इज यहाँ पर लिबरलाइजेशन हो, है ना, एंड इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि बेसिक फंडामेंटल राइट डेवलप हो जाएगी. People are free to skill themselves as per their intellect, irrespective of their birth. इसकी खासियत क्या होगी? People have power to intellect and develop as per. People have power to develop as per their intellect and not as per birth. ये बर्थ बेस्ड नहीं है, ये इंटेलेक्ट बेस्ड है. कहते हैं इस सोसाइटी के अंदर जो लॉ होगा ना, इस सोसाइटी का जो लॉ होगा ये प्रोग्रेसिव होगा, है ना. यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे लेजिस्लेशंस बनाए जाएंगे, लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्ट, है ना. कह रहे हैं इस सोसाइटी के इंटेलेक्ट बेस्ड लेजिस्लेशन क्रिएट किए जाएंगे. कहते हैं इस सोसाइटी के अंदर पावर टू बार्गेन होगी people के पास. इंडिविजुअल हैव पावर टू बार्गेन. है ना, यहाँ पे इंडिविजुअल बार्गेनिंग एग्जिस्ट. इंडिविजुअल बार्गेन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं वकालत कर रहा हूँ, तुमने भी वकालत करी, हम दो वकील हैं, हम दोनों के पास कोई क्लाइंट है, मैं भी बार्गेन कर सकता हूँ, तुम भी बार्गेन कर सकते हो, जिसकी भी पड़ जाए. इंडिविजुअल बार्गेनिंग एग्जिस्ट करेगी, है ना. यहाँ पे इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी सब एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी. तो लॉ भी वैसे ही हो जाएगा. तो वो कहने की कोशिश कर रहा है, लॉ डेवलप विद द सोसाइटी, एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस. तो वो सोसाइटी के डेवलपमेंट को पढ़ रहा है और उसके साथ साथ हमें लॉ का डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हो रही है वैसे वैसे लॉ भी डेवलप हो रहा है. सोसाइटी की तरह डेवलप हो रहा है. सोसाइटी स्टैटिक, लॉ स्टैटिक. सोसाइटी डेवलप, लॉस. फिर कहता है थर्ड स्टेज आएगी सोसाइटी की, थर्ड फेज ऑफ सोसाइटी है. इतना किसको समझना है? प्रोग्रेसिव सोसाइटी किसको समझना है? स्टेज आएगी थ्री. थ्री. कहते हैं थर्ड फेज आएगा, इसको बोलता है वो स्टैटिक फेज. फिर से, और आई कैन से कॉन्ट्रैक्ट स्टेज. वैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट स्टेज वर्ड यूज नहीं किया, मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ. उसने स्टैटिक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज.
स्टैटिक। यहाँ क्या हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। कहता है वो जो इंडिविजुअल्स थे, जो इंटेलेक्ट थे, नाउ दे विल फॉर्म अ ग्रुप, दैट इज intellect will create group, और आई कैन से एसोसिएशंस। कह रहे हैं अब कॉमन एसोसिएशंस बन जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन। सेम वे मेडिकल एसोसिएशन, है ना, बनी है, देखिए। सेम वे लेबर एसोसिएशन, लेबर। क्या होगा, कह रहे हैं जो सेम इंटेलेक्ट के लोग हैं, अब people are joining, making group, making status, people are making status, but not, this is not a status of age, people are making status as per their intellect। ये क्या है, this is the creation of status as per intellect। कह रहे हैं people will come together, make one unit, they will make, create a status, but status as per their intellect। अब यहाँ पे इस बार एसोसिएशन में हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ज्यूज भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, पारसीज भी हो सकता है, एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, एवरीथिंग। बट हूसएवर विल बिकम अ मेंबर ऑफ बार एसोसिएशन। मेडिकल का भी है, लेबर का भी है, कोई भी हो सकता है। कह रहे हैं नाउ द पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसे इसे स्टेटस बाय इंटेलेक्ट मतलब, यानी कि नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ दिस ग्रुप विल बार्गेन। अब ग्रुप बार्गेन, यानी पीपल विल, इसे तो बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटस मतलब पीपल आर टुगेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बिकॉज हम सब एडवोकेट है, बिकॉज हम सब ऑफिसर्स हैं। और अब होगा क्या, अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, कलेक्टिव बार्गेन होगा। कलेक्टिव बार्गेन क्या होता है, कोई भी एडवोकेट आप देखेंगे तो सिंपल सी कलेक्टिव बार्गेनिंग है। क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग, वकीलों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा, एक ने भी करी तो पूरा हिंदुस्तान हिला देगा। डॉक्टर्स की कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कि ये रूल्स हम फॉलो करेंगे, है ना। कहीं आपको ये भी देखने मिलेगा कि एक लोकल एरिया में अगर आप जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स कॉलोनी है, तो वहाँ प्रिस्क्रिप्शन भी फिक्स हो जाता है कि ये मिनिमम फीस है, इस ये तो सबको रखनी है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वही फीस है। फॉर एग्जाम्पल वकालतनामा, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। आप किसी भी एडवोकेट के पास चले जाइए, वकालतनामा एक ही जगह से आएगा, बार ऑफिस से, और उसी अमाउंट में आएगा। अब उसको वकील को कितने जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इससे फर्क, प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग है नाउ। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या फायदा करती है, आपको अपॉर्चुनिटी देती है। इंडिविजुअल बार्गेन अलग होता है, इंडिविजुअल बार्गेन में आदमी आपको धोखा दे सकता है, मैं किसी कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और। कलेक्टिव बार्गेन में उसके पास ऑप्शन नहीं है। ये कलेक्टिव बार्गेन कहते हैं, इस स्टेज में लॉ विल बी कोडिफाइड। ये वो स्टेज है जहां पे लॉ कोडिफाइड, लॉ कोडिफाइड, सारे के सारे लॉ कोडिफाइड हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिफिकेशन एंड लेजिस्लेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिफिकेशन एंड लेजिस्लेशन? देखिए, लेजिस्लेशन प्रोग्रेसिव स्टेज में होगा। लेजिस्लेशन का मतलब है क्रिएटिंग ऑफ न्यू लॉज। तो जब स्टैटिक सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में आएगी, तब लेजिस्लेशंस बनेंगे, यानी कि नए नए लॉ बनाए जाएंगे, बिकॉज वो पुराने डिवाइन लॉज खत्म करते जा रहे हैं। व्हाट इज कोडिफिकेशन? कोडिफिकेशन का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको एक जगह असेंबल करके यूनिफॉर्म में लिख देना, इज नोन एज कोडिफिकेशन। तो थर्ड स्टेज में उनको लिखा जाएगा यूनिफॉर्म।
तो अगर आप देखेंगे, हेनरी मैन क्या कहते हैं, हेनरी मैन कहते हैं कि डिवाइन और कस्टमरी लॉ से सेकंड स्टेज आएगी लेजिस्लेशंस की, और उसके बाद, यस, उसके बाद आएगा कोडिफिकेशन। तो पहले लेजिस्लेशन आता है, लेजिस्लेशन मतलब कभी भी नया, और ऐसा नहीं है कि फेज 3 में भी लेजिस्लेशन नहीं हो सकता है, होगा, बट लेजिस्लेशन होने के बाद उसको कोडिफाई किया जा सकता है। इस स्टेज में और स्टेज में कोडिफिकेशन है ही नहीं, कोडिफिकेशन थर्ड स्टेज में आता है ना। तो ये फेज 1 के अंदर रहेगा, ये फेज 2 में रहेगा, ये फेज 3 में रहेगा। ऐसा नहीं है फेज 2 में डिवाइन लॉज नहीं होंगे, फेज 2 में भी डिवाइन लॉ होंगे, बट उनको लेजिस्लेट किया जा रहा होगा धीरे 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 धीरे, उनको हटाया जा रहा होगा धीरे धीरे, नए लॉज आ रहे होंगे। ऐसे ही फेज 3 में ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेशन नहीं होगा, होगा, बट उस लेजिस्लेशन का टारगेट क्या होगा, कि कोडिफाई किया जाएगा, उसको रिटन फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना, उसको रिटन फॉर्म में लेके जाया जाएगा। तो स्टेटिक, प्रोग्रेसिव, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेज, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टेटिक सोसाइटी विल डेवलप। This is how law is developed per Henry Maine. दिस इज हेनरी मैन। बताइएगा, कोई सवाल है? अभी समझ में आया? अभी हेनरी मैन समझ में आ गया? जी सही, चलो अब समझ में आ गया। बाकी सब श्रीमान एंड श्रीमतियां समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। आप बताओगे नहीं कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो मैं कैसे जानूंगा कि आपको समझ में आया? वेरी सिंपल, लेजिस्लेशन क्या मतलब, एक जनरल मीनिंग क्या, लेजिस्लेशन का मतलब है जब हम कोई भी नया कानून बनाते हैं, वो लेजिस्लेशन। बट जब भी नया कानून बनाते हैं, अब हम, बिकॉज वी आर इनटू थर्ड फेज ऑफ हेनरी मेन, तो हम जब भी लेजिस्लेशन देखते हैं तो पार्लियामेंट में आता है, वो सीधा कोडिफाइड फॉर्म में आता है। बट अगर आप देखोगे, हम जो आउटपुट देख रहे हैं कोडिफाइड फॉर्म में, उसको लेजिस्लेट किया गया, उस लॉ को पढ़ा गया, बनाया गया, उसकी ड्राफ्टिंग की गई, फिर वो कोडिफाइड हुआ। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ इज नोन एज legislation. So codification is making new principles, establishing new principles of law, legislation. Putting them this principle into a written format is known as codifications. है ना? हम हेनरी मेन की थर्ड फेज में है इस सब, अगर आप ध्यान से देखें। और सेकंड फेज, और ये सब ऐसा नहीं है कि बहुत इक्वली डिवाइडेड फेजेस है, नहीं, ये धीरे धीरे हम स्टेटिक सोसाइटी से प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जा चुके हैं, और प्रोग्रेसिव से कॉन्ट्रेक्चुअल में मूव कर रहे हैं। बहुत सारी जगह अभी भी हम प्रोग्रेसिव, बट वो धीरे धीरे होता रहता है, ये डेवलपमेंट इज अ प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि एक के बाद तुरंत ट्रांजेक्शन हो जाएगा, नहीं, बट ट्रांजेक्शन इज मैंडेटरी। ऐसा थोड़ी है कि एक साथ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। फेज 3 में कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, कि लोगों ने जो ग्रुप बनाया है, अब वो एक इंडिविजुअल, पहले सेकंड फेज में मैं एज एन इंडिविजुअल बार्गेन कर रहा हूँ तुमसे, फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टिव बार्गेनिंग है। कभी रिक्शा स्टैंड पे गए हो, तुमको रास्ते में कोई रिक्शा मिल जाए, तुम उससे बोलो कि यहाँ तक जाना है, वो बोलेगा 20 रुपए, तुम बोलोगे 10 रुपए, वो बोलेगा 15, एंड यू आर बार्गेनिंग। अब किसी रिक्शा स्टैंड पे चले जाओ, वहां पे आपने बोला मुझे वहां तक जाना है, उसने बोला 20। अब आप किसी भी रिक्शा से पूछो, वो आपको 20 ही बोलेगा, वो 20 से 19 नहीं कर सकता। दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी है। दैट मीन्स आप वहां पे, अब उनके पास आपका ऑप्शन नहीं है, या तो आप 20 दोगे या फिर आप नहीं दोगे, बार्गेन नहीं कर पाओ, यानी कि वो कलेक्टिवली बार्गेन कर रहे हैं। यानी कि अब उसका, उनका प्रोसेस अब बड़ा हो गया, अब उनका राइट्स उन्होंने बढ़ा लिए, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्योंकि वो ग्रुप फॉर्म में बात बात कर रहे हैं, उनके राइट्स ज्यादा है, यूनियन है, एसोसिएशन है, ये सब कलेक्टिव बार्गेनिंग तो करते हैं। चलिए, नेक्स्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल एंड लास्ट ऑफ दिस स्कूल, रुश्ता। छोटा सा है, ये भी खत्म कर लेते हैं आज, ताकि नेक्स्ट स्कूल कल चालू कर ले। रुश्ता 1798 से लेके 1856 के बीच में रहे,
इसका डिक्टेशन, ठीक है। मैं एक बार पूछता पढ़ा देता हूँ, फिर हेनरी में डिक्टेट करा दूंगा। आज नहीं कराऊंगा बिकॉज मुझे 9:30 कहीं जाना है। कल करा देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, याद दिला दीजिएगा बस, ठीक। पूछता बेसिकली क्या है ये, अगेन ये है डिसाइपल ऑफ सेविग्नी। चेला है सेविग्नी का, स्टूडेंट है ये उसका। बड़े लोगों के स्टूडेंट भी बड़े बन जाते हैं, समझ रहे हो तुम, ये स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं नाम आ जाता है डिसाइपल ऑफ, डिसाइपल ऑफ सेविग्नी, ठीक है। ही बेसिकली सपोर्ट्स, ही इज अ सपोर्टर ऑफ सेविग्नी, थ्योरी ऑफ सेविग्नी। इनकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, इनकी भी जूरिस्प्रूडेंस वैसी है। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। मैंने इसे एंथ्रोपोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग रिजल्ट इनटू अ डेवलपमेंट ऑफ। लीगल थ्योरी क्या है? बहुत छोटी सी लीगल थ्योरी है, बट बड़ी इफेक्टिव है। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। और आई कैन से इंडिविजुअल एंड जनरल, कलेक्टिव वर्ड यूज नहीं करता, एंड जनरल भी। क्या कहते हैं? कहते हैं लॉ कुछ नहीं है। मतलब मैं सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड इन्हीं की विल्स थ्योरी से हूँ। इतने सारे छोटी सी दो बातों में बात कही है, बट बड़ी सिंपल सी बात कही है। क्या कहते हैं? कहते हैं ना ही स्टेट, ना ही पीपल आर द सोर्स ऑफ लॉ। पहली बात कहते हैं नाइदर स्टेट, नाइदर स्टेट नॉर सोसाइटी इज सोर्स ऑफ लॉ। कह रहे हैं सोसाइटी या कोई सोर्स ऑफ लॉ नहीं है। कह रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ बहुत सिंपल है। कहते हैं इन द सोसाइटी देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी इन लार्ज। कहते हैं अगर हम सोसाइटी को देखें तो सोसाइटी के दो फैक्टर है। सोसाइटी में एक है इंडिविजुअल इटसेल्फ। सोसाइटी में दो राइट्स हैं, या इंडिविजुअल राइट्स, या कैन से दो विल्स है, इंडिविजुअल विल। और दूसरा क्या है? जनरल राइट्स। और आई कैन से जनरल विल। कह रहे हैं सोसाइटी में दो तरीके की ताकतें काम करती हैं, दो तरीके की इच्छाएं काम करती हैं। एक है व्यक्तिगत इच्छा, एक है सामाजिक इच्छा। कहते हैं इंडिविजुअल, माई इंडिविजुअल डिजायर्स एंड डिजायर ऑफ अ कलेक्टिव सोसाइटी। दो डिजायर, ये तो हमें पता है, ये तो आज भी हमको पता है, ये सोसाइटी क्या चाहता है और आप क्या चाहता है, दोनों दो अलग अलग बातें। कहते हैं इन दोनों की खासियत है, दे हैव अ क्लैश विद ईच। इंडिविजुअल विल ऑलवेज क्लैश विद ईच। कहता है इंडिविजुअल विल जो है वो जनरल विल से हमेशा क्लैश करेगी, तेरी इंडिविजुअल विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द जनरल विल। ऐसा होता है इनका, हाँ हमेशा होता है। हाँ या ना? आपको पार्टी में रात को 2 बजे तक डीजे बजाना है, इंडिविजुअल विल। जनरल विल 10 बजे के बाद नहीं होगा। आपको मंदिरों मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगा के दिन भर भजन चलाने, नमाजें पढ़नी है, इंडिविजुअल विल। जनरल विल नहीं, एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद नहीं है। आपको दिवाली पे क्रैकर्स फोड़ना, इंडिविजुअल विल। जनरल विल दिल्ली में तो नहीं फोड़। समझ रहे हो? देर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल विल एंड जनरल। कहते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस क्लैश स्टेट आएगी, है ना?
कहते हैं स्टेट का एग्जिस्टेंस होगा इसको रिजॉल्व करने के लिए, और इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस लॉ इज बी क्रिएटेड। स्टेट लॉ क्रिएट नहीं कर रही है, स्टेट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी टू रिजॉल्व द, एक आदमी क्रिएट किया गया है टू रिजॉल्व द इशू, है ना। स्टेट विल रिजॉल्व द इशू, विल रिजॉल्व इशू बाय लॉज। बेसिकली वो कहता है लॉ क्या है, लॉ इज नथिंग बट सॉल्यूशन टू द डिस्प्यूट ऑफ इंडिविजुअल एंड अ जनरल। कहता है लॉ, वो क्या कहता है, लॉ इज डेवलप्ड, लॉ इज क्रिएटेड टू रिजॉल्व क्लैश between individual and general. In order to reduce the clash between individual and general will, ये हो, in order to, law is created to reduce the clash between individual and general, है ना। तो इस क्लैश को रिड्यूस करने के लिए या खत्म करने के लिए मैंने वर्ड रिड्यूस यूज किया है। खत्म तो हम कर ही नहीं सकते कभी, है ना, रिड्यूस तो कर सकते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए क्रिएट की गई है लॉ, है ना। पुश द इंडिविजुअल विल को, इंडिविजुअल विल जो है पुछता उसको नाम देता है कॉजा नेचुरलिस्ट, है ना। यानी कि वो पीपल होता है, कहता है पीपल आर कॉजा नेचुरलिस्ट, है ना। यानी कि जनरल विल जो है, पीपल्स की जो विल है वो कॉजा नेचुरलिस्ट, वो वर्ड यूज करता है कॉजा नेचुरलिस्ट, आपको याद करने के लिए बोल दिया। कहता है पीपल आर कॉजा नेचुरलिस्ट टू लॉ, और जो जनरल विल है वो कहता है कॉजा प्रिंसिपलिस, कॉजा प्रिंसिपलिस, दैट इज स्टेट। वो कहता है स्टेट इज कॉजा प्रिंसिपलिस टू द लॉ एंड पीपल आर कॉजा नेचुरलिस्ट टू द लॉ। तो अगर आप कहीं किताब में पढ़ोगे तो ये लिखा होगा, इंडिविजुअल जनरल विल नहीं लिखा होगा, ये मैंने डेवलप किया। पूछता कहता है पीपल आर कॉज नेचुरलिस्ट एंड स्टेट इज अ कॉज प्रिंसिपल्स, है ना, फॉर लॉ। पीपल आर कॉज नेचुरलिस्ट फॉर लॉ एंड स्टेट इज अ कॉज प्रिंसिपलिस्ट टू द लॉ। वो यही कहना चाहता है, यानी कि लॉ क्रिएट करने के लिए इंडिविजुअल और जनरल विल को क्लैश इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, स्टेट के थ्रू सॉर्ट आउट हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी। मैं इससे बड़ा मुतासर, सेटिस्फाइड, है ना, क्योंकि ऐसा है, ऐसा में देखा गया है, लॉ इज क्रिएटेड इन दिस वे ओनली, है ना। conflict, theory of conflict between individual and general. So we have done Savigny, we have done and remain, we have done Pushta, है ना। Tomorrow we'll start with new school, philosophical और sociological, दो स्कूल मेरे को मौका मिलेगा कल खत्म कर दूंगा, है ना। फिर रियलिस्ट और नेचुरल स्कूल रह जाएगा, छोटा सा है वो पढ़ लेंगे। तो ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस विल क्लोज द, एंड ऑफ दिस वीक तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक लग जाएगा, एक वीक और लगेगा, अभी मतलब 4-5 दिन और लग जाएंगे।